कि जूस एंड क्रिश्चियन तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। मैं यही कहूंगा कि जो वाकया हुआ है, जो सानिया हुआ है, बहुत ही अफसोसनाक है। और मगर ये लगता है ऐसा है कि ये अरबियों से ज्यादा समझना चाहिए। तो यहाँ पर आके भी हमारा जो ये सुलेमानी कीड़ा है ना, ये मरता नहीं है। एक जगह लिखा हुआ है, इनकी घात पे बैठ जाओ, जहां मिले उन्हें मारो। इनसे तमाम राइट्स लेने के बाद भी इनके लिए बददुआएं ही कर रहा होता है। और 21वीं सदी में रह के आप 7वीं सदी को जो है प्रमोट कर रहे हैं, तो आप कहाँ से मॉडरेट होंगे, मुझे ये बता दें। आपके यहाँ सुअर मुकद्दस है। कहते हैं कि इस्लाम का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन मुसलमान के ताने बाने जरूर मिल जाते हैं जाके दहशतगर्द से। आप जब सुअर के साथ हराम आता है तो आपके जहन में कुछ और घंटियां बजने लगती हैं, और जब मस्जिदुल हराम के साथ हराम आता है तो आप सोशल मीडिया में पाकिस्तानियों में बड़ी मिर्चें लगती हैं। हम पर अटैक हुए वहाँ पर लियारी में, फिर वो जनाब और हुजूर करके कौन लियारी में बात करता है। और उसमें सरदार उजैर जान बलोच। हाँ भाई, और आज काफी अरसे बाद हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। हम लोगों के कुछ अपने मसरूफियात थी, कुछ थोड़ी प्रायोरिटीज डिफरेंट थी, तो हम लोग इस पे आ नहीं पा रहे थे। लेकिन ये अभी जो इंसिडेंट हुआ है रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में, तो इसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमें यार इस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर देना चाहिए। और इस पे जो एक कंटिन्यू एक चीजें ये चल रही हैं इस तरह की, कि हर थोड़े दिन बाद कहीं इस तरह का कुछ हो जाता है और उसमें मुसलमान लोग ही इन्वॉल्व निकलते हैं। 80-90% ऑफ द टाइम्स तो कोई पाकिस्तानी या अफगानी निकलता है, कभी कभार कोई एक आध और निकल आता है, मगर बहरहाल वो होते हैं मुसलमान ही है। तो इसको हमने आज डिस्कस करना है। एक टॉपिक तो हमारा ये रहेगा शुरू में कि इसको हम डिस्कस करें, और इसमें हम अपने जो नजरियात है, हमारी जो थिंकिंग है, उसके ऊपर हम जो है एक गुफ्तगू करें। दूसरा जो है, एक अभी रिसेंटली एक मूवी आई है जो बॉलीवुड की, काफी उस पर डिस्कशन हो रहा है सोशल मीडिया पे। अब मैंने क्योंकि देखा है। कराची वाले हजरात हैं, कराची में पले बड़े रहे हैं, हमारी पैदाइश वहीं की है, तो जाहिर है हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू उन तमाम चीज़ों को लेके, क्योंकि उन सब चीज़ों को जिनको कि उन्होंने फिक्शनलाइज किया है, फिल्माया है, उसको हम बहुत सारी चीज़ों को हमें कोई और मटेरियल देखने की, रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हम ऐनी शाहिद हैं बहुत सारी चीज़ों के, हम लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखा है वो एनवायरनमेंट, वो चीज़ें। बहुत सारे लोगों को तो हम लोग हमारे जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली जानते भी हैं, उनमें से कोई कोई ना कोई लिंक जरूर बनता रहा है। खासतौर पे मस्तोई भाई तो काफी करीब रहे हैं इनमें से कुछ अफराद के, तो सियासत में एक एक इनका एक काफी सरगर्म कारकुन रहे हैं एक जमाने में। तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि जो पाकिस्तानियों को इस पर बहुत शदीद मरोड़ उठ रही है, वो क्यों उठ रही है, उसका क्या रीजन है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले मेरे ख्याल में मैं स्टार्ट करता हूँ कि ये जो ऑस्ट्रेलिया में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया हुआ है, ये बहुत ही ज्यादा काबिल मजम्मत है, और रिगार्डलेस, बगैर किसी जस्टिफिकेशन के, ये इंसानियत से गिरी हुई हरकत है। ये जिस भी मजहब का नाम लेकर इसको करना, जिस भी मजहब का क्या यार, खुल के कहना चाहिए, इस्लाम का नाम लेकर और इस्लामी तालीमात का नाम लेकर, या इन मुस्लिम ममालिक में जो कुछ हो रहा है उसको बहाना बनाकर अपने आप को इस किस्म की दरिंदगी करने के लिए जस्टिफाई करता है, जो कि सरासर गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और इस जैसे इन जैसे लोगों को आई थिंक अब इट्स हाई टाइम के यहाँ की गवर्नमेंट्स को इस चीज को रियलाइज करना चाहिए कि इन जैसे लोगों के ऊपर कोई पॉलिसी बनाकर इनको किक आउट करना चाहिए इस इन कंट्रीज से। क्योंकि आप जितनी कोशिश कर लें कि ये किसी तरह एसिमुलेट हो जाए सोसाइटी के अंदर, किसी तरह ये लोग जो हैं वो सुधर जाएं, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ रिलीजन और ये सब कुछ इनको आपने दिया हुआ है, मगर द रियलिटी इज 100 बातों की एक बात कि ये मजहब जो है इस्लाम, इट इज इनकम्पैटिबल विद द वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड इट इज सिंपल एज दैट। अब जितनी भी बातें हैं वो उसके अराउंड में आप करते रहें, मगर 100 बात की एक बात ये है कि ये मजहब
वेस्टर्न वैल्यूज के साथ नहीं चल सकता और ये लोग कभी भी इनके साथ मिलकर नहीं रह सकते। तो इसलिए इन पे पॉलिसी बननी चाहिए। अब हैविंग सेड दैट, हमें इस चीज में भी केयरफुल रहना चाहिए कि कलेक्टिव पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। मतलब हमारे जैसे भी लोग हैं वो उस चीज का, उस पॉलिसीज का हिस्सा ना बने और चंद लोगों की या चंद एक कम्युनिटी की जो है एक थिंकिंग को लेकर आप कलेक्टिवली पूरी कम्युनिटी को जो है वो मोरद इल्जाम ना ठहराएं और उन सबको पनिश ना करें। मगर जाहिर है कुछ मोटी मोटी चीजें हैं जिसका आप अगर ख्याल रखें और वो पॉलिसीज बनाएं तो मेरे ख्याल में इस जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो खुद ही जो है इस मुल्क से चले जाएंगे। हाँ, ये बहरहाल ये बड़ा अफसोसनाक और ऐसा वाक़या है जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है और ये तसल्सल से होता हुआ आ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये एक वाक़या हुआ उसके आप 7 अक्टूबर से देखिए, 7 अक्टूबर का वाक़या हो चुका, ठीक है ना? उसपे भी फिर रिएक्शन में क्या हुआ और प्लस मुसलमानों की तरफ से जो है उसको बड़ा खुशी मनाई गई। इस वाक़ये के बाद भी कहा जा रहा है कि भई जो कि मतलब काफ़ी इस तरह के उल्टे-सीधे कमेंट्स जो है सोशल मीडिया पे थे। लेकिन आप ये देखें, अच्छा फिर एक और बहस चल पड़ी कि आया पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी चल नहीं कह रहा है कि इंडियन है। आज मैं सुन रहा था एक वो कह रहे थे देखें इंडियन निकला है और उन पे लानतान हो रही है। वो भाई प्रॉब्लम इंडियन और पाकिस्तानी का नहीं है, प्रॉब्लम उसकी ये है कि वो मुस्लिम निकला है। और लानतान अगर हो रही है तो वो मुस्लिम पे हो रही है भाई। आप इंडिया की तरफ क्यों डाइवर्ट कर रहे हो उसको? ठीक है ना? अब ठीक है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अभी तक कोई ऐसी वज़ाहत नहीं आई है ओरिजिन कहाँ के है। लेकिन ये है कि ये घूम फिर के मुसलमान ही क्यों निकल आते हैं? इस पे सोचने वाली बात है। अच्छा दूसरा ये फिर कहा जाता है कि जी ये तो इंडिविजुअल का एक्ट है, इसको आप मज़हब से मत जोड़ें। तो भाई ये इंडिविजुअल बार-बार क्यों निकल आते हैं? क्या ऐसी वजह क्या है? क्या इनका मोटिव क्या है? किस वजह से इनकी किस बात की मोटिवेशन होती है कि वो इस अमल पे करने के लिए तैयार हो जाते हैं? इस पे गौर करने की बात। तो आपको क्या लगता है, आप बताइए कि क्या मोटिवेशंस हैं इसके पीछे? क्या एक मतलब? मज़हबी बैकग्राउंड है ना। अगर आप तारीख से पढ़ें, अगर आप वैसे देखें तो बनु कुरैज़ा क्या था? बनु कुरैज़ा पे क्या हुआ था? पूरे-पूरे जो है उसके जो है तकरीबन अब कुछ तादाद कहते हैं 600 कुछ कहते हैं 900 बच्चों को जो है गुलाम बना दिया गया, औरतों को लौंडी बना दिया गया, बाकी सारे मर्दों को जो है कत्ल कर दिया गया। उनका क्या गुनाह था? अगर फ़र्ज़ करो कि हिस्ट्री के मुताबिक उन्होंने कोई गद्दारी की थी, तो सरदारों ने की थी ना। उन सरदारों को आप जो है चलो सज़ा देते। पूरे-पूरे आपने जो है कबीले को ही जो है मार दिया। तो ये तसलसल से ये चीज़ चलता हुआ आ रहा है और प्लस आप मज़हबी किताबों में देखें इवन अगर आप कुरान के अंदर कुछ ऐसी आयतें हैं, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि जूस एंड क्रिश्चियन तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। इनको इनको दोस्त मत बनाओ। एक जगह लिखा हुआ है इनकी घात पे बैठ जाओ, जहाँ मिले उन्हें मारो। तो जब वो लिखा भी हुआ है तो वो उसकी मोटिवेशन तो होगी ना। तो वो हो रहा है। मगर यार ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि ये जो मजहबी किताबें हैं आपकी, खासतौर पे कुरान और हदीसें, इनमें इस तरह के बेतहाशा रेफरेंसेस हैं जो कि इस तरह की वायलेंस पे उकसाते हैं और इसको जिहाद का नाम देते हैं ये लोग। मगर अगर आप और दूसरी मजहबी किताबें देखें, जैसे बाइबल को देखें या और दूसरी दीगर किताबों को देखें मज़ाहिब की, एक एलिमेंट हर जगह जो है वायलेंस का है। मगर ये क्या रीजन है कि उनके जो फॉलोअर्स हैं उन मज़ाहिब के, वो उस पार्ट को लिटरली एग्जीक्यूट नहीं करते हैं या लिटरली नहीं लेते हैं, जबकि आपके मजहब के लोग इस वाले पार्ट को जो कि ये वायलेंस से रिलेटेड है, इसको बहुत ज्यादा लिटरल लेते हैं। उसका क्या रीजन, आपको क्या लगता है? उसकी वजह ये है कि जिन मज़ाहिब की आप बात कर रहे हैं, उन ममालिक में मज़हब को स्टेट से अलग रखा गया है, पहली बात। अगर हम अपने खित्ते में देखते हैं तो पाकिस्तान में तो मज़हब का एक बहुत बड़ा जो है किरदार है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है ना? आपके यहाँ शरई अदालतें बनी हुई हैं, आपके यहाँ मदरसे बने हुए हैं, जहाँ से ये सब जो है वो एजुकेशन दी जाती है। एक बच्चा जो है वो ये सब पढ़ के जब बड़ा हो रहा है तो उसके ज़हन में तो वही चीज़ बैठी हुई है। उसको तो आपने कोई मदरसे में कोई आप साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम तो नहीं दे रहे। उसको तो हर वक़्त ही बताया जा रहा है जन्नत का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, मरोगे तो तुम जन्नत में जाओगे और मार के मरोगे तो वो उसका शहादत का दर्जा ही और है।
तो जब ये एज अ स्टेट इस चीज को प्रमोट किया जाए तो उसके रिजल्ट आपके सामने आ रहे हैं। एग्जैक्टली, आई थिंक मुझे भी यही लगता है कि क्योंकि ये आपकी स्टेट की पॉलिसी रही है हमेशा से, तो उसकी वजह से आपकी इस कौम की खासतौर पे अफगानिस्तान पाकिस्तान का अगर आप देखें तो इनका जनरल परसेप्शन जो है वो यही बना हुआ है कि यही काम करना है जो ये सब कर रहे हैं दुनिया में। अब फिर इसमें फिर एक वो आ जाते हैं कि एक मॉडरेट मुस्लिम की डेफिनेशन आ जाती है, एक नॉन मॉडरेट, उस पर भी हम डिस्कस करते हैं क्योंकि मैं उससे एग्री नहीं करता हूँ इस टर्मिनोलॉजी से, पर हम डिस्कस करते हैं। मैं शाहिद को भी इंक्लूड करूँ। शाहिद, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है अब तक जो डिस्कशन हुआ? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जो वाक़या हुआ है, जो सानिया हुआ है, बहुत ही अफसोसनाक है और बहुत मतलब दुख हुआ। जितना दुख उस पर मतलब मजम्मत की जाए और जितना भी दुख का इजहार किया जाए वो कम है। और वही जीएन भाई वाली बात कि इसके पीछे कुछ टीचिंग, हमारी तालीमात कुछ ऐसी हैं जो आज तक जो हमारे यहाँ, जो तुमने मॉडरेट मुस्लिम का जो लफ्ज़ यूज़ किया, वो तो खैर उनकी मुझे समझ में इसलिए नहीं आती कि वो कहाँ हैं और किधर हैं, नज़र क्यों नहीं आते, क्योंकि जिसको भी जो इन तालीमात को जो अडॉप्ट कर रहा है उस वो इसी तरह का चेहरा लेके मार्केट में आ रहा है, जैसा हम देखते हैं। फिर उसको इसका मतलब यही समझ में आता है कि बस मार दो। बचपन से जब आपको ये बताया गया है, ये पढ़ाया गया है कि आप ही ठीक हैं, आपने ही जन्नत में जाना है, आप ही जन्नत के ठेकेदार हैं और आपके अलावा सारे गलत हैं, इनफिडल्स हैं, वाजिबुल कत्ल हैं। अगर जो आपकी आइडियोलॉजी को नहीं मानता उसको मार दो और उसको कत्ल कर दो। और फिर आपने पूरी दुनिया में, हमने बचपन से कहानियां सुनी है कि जी एक बार ऐसा आएगा, हर घर से कुरान की ना आवाज आएंगी। तो उसमें बचपन में सुनते थे ना ऐसी कहानियां, भले उसकी कोई ऑथेंटिसिटी है कि नहीं, लेकिन सुनते थे हम ऐसी कहानियां कि हर घर से जो है ना वो जी, हाँ सब मुसलमान होंगे। तो जब आपने सोच लिया है कि सबको मुसलमान करना है, तो अब आप मुसलमान तो अपने कैरेक्टर से कर नहीं पा रहे लोगों को, तो आपने कहा बाकियों को मारे दो तो फिर मुसलमान ही बच जाएंगे। तो उसके लिए आपके पास जो जो भी आप तरीकेकार इस्तेमाल कर रहे हो, यही फिर इस तरह नजर आएगा कि भाई जहां मिले वो घात में बैठो, उनकी गर्दनें मारो, उनकी हर पोर पे जरब लगाओ उनकी। अब वो अब आप उसकी मीनिंग कुछ भी ले आओ, कुछ भी समझा लो कि भाई उसका मतलब ये नहीं है, उसका मतलब उनको दावत देना है, उसका मतलब उनको समझाना है, उसका मतलब ऐसा अंदाज में उनको तबलीग करनी है। ये सब चीजें तो फिर बेकार की रह जाती है ना, क्योंकि इस तरह की चीजें आपको दुनिया में कहीं नजर नहीं आ रही। जो जो आप दिखा रहे हैं, जो इम्प्लीमेंट हुई हुई चीजें हैं, वो यही है जिसकी बेस पे लोग एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, अगले से नफरत कर रहे हैं, नफरत ही सिखाई जा रही है। ये हेटरेस स्पीच है सारी, हर जगह। आप किसी भी ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में, मेरा तो, आप लोग तो मुझसे बहुत पहले का रह रहे हैं, मेरा तो बहुत बहुत ही मुख्तसर सा तजर्बा है इन मुल्कों में रहने का, लेकिन मैं यहाँ पर आके भी ये देख रहा हूँ कि जब हम लोग उन मुल्कों से यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर आके भी हमारा जो ये सुलेमानी कीड़ा है ना, ये मरता नहीं है। वो किसी ना किसी तरीके से जो है वो यहाँ पर रहने के बाद भी, इनसे सब कुछ लेने के बाद भी, इनसे तमाम राइट्स लेने के बाद भी इनके लिए बददुआएं ही कर रहा होता है। उनका बस नहीं चल रहा होता है, इनको बुरा कह रहा होता है, सड़कों पे मॉलों पे खड़ा होकर तबलीग भी करेगा, सब कुछ करेगा, इनको गालियां भी देगा इनके मुंह के ऊपर, लेकिन उसके सवालों के, अगर वो सवाल करेगा उसके जवाब इनके पास होते नहीं है, तो फिर उनको फतवे दे देगा। राइट। तो वो वो बस तो खैर इनका इनका मकसद इन दी एंड यही है कि ये इस तरीके से इस्लाम फैलाने जा रहे हैं, लोगों को मार के, बजाय बदमाशी इसके से, कि लोगों को अपने कैरेक्टर से बदमाश मुतासर करके कर दिया। मुसलमान करें। जी। बेसिकली तो जैसे जैसे कहा जाता है कि हिस्ट्री में तलवार के नोक पे कुरान इस्लाम फैला है, ये अब हम्म, उसकी किस्म है कि ये बदमाशी के जोर पे अपनी बस बस अक्सरियत के जोर पे बहुत सारी जगहों पे जाके अब ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपने आप को, और उस बदमाशी के हम्म, जोर पे ये डरा धमका के हम्म, जो है इस्लाम को फैलाना चाहता है। बिल्कुल ऐसे तो ही। ये क्योंकि एक तो हाँ, अब इस पे जो है मल्टीपल चीजें हैं, जो पॉइंट्स उठते हैं उस पे मेरे ख्याल में बात करना जरूरी है। एक तो यार इस पे बात करते हैं जरा कि जो मॉडरेट मुस्लिम और नॉन मॉडरेट मुस्लिम और एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट है, इसकी जरा डिस्टिंक्शन करें। आप लोग इसको किस नजरिए से देखते हैं? जीएन भाई, पहले आप बताएं, आपका क्या नजरिया है, ये मॉडरेट मुस्लिम क्या होता है साला? वजह है तो देखे ना, अब जैसे कहा जाता है कि यूएई है, इवन अब सऊदी अरब जो है मॉडरेट होता जा रहा है। ठीक है, यूएई में आप देखेंगे इस तरह की हरकतें नहीं होती। ठीक है ना, इस तरह के फतवे नहीं होते, इस तरह के कत्लेआम, किसी को मारा नहीं जाता। तो उस कॉन्सेप्ट से अगर देखें तो चले, उनको आप कह सकते हैं ये मॉडरेट मुस्लिम है। ठीक है, लेकिन ये जो वर्ड मॉडरेट है ना, बेसिकली आप ये समझें कि एक आइन है। ठीक है, आइन में आइन में तब्दीली करते हैं। क्यों करते हैं कि जी ये फलां शिख जो है ये
बेहतर नहीं है, अब इससे बेहतर शिक ये है कि आप इसको अमेंडमेंट करके और नई तरमीम कर देते हैं, ठीक है, एक मिसाल दे रहा हूँ। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि मजहब के अंदर तो आपके कुरान में तो कोई लिखा हुआ है ला तब्दीला कलामतुल्लाह, ठीक है, अल्लाह के कलाम में तो कोई तब्दीली हो ही नहीं सकती। अब जो लिखा हुआ है तो तब्दील तो कर नहीं सकते, तो अब क्या करें? अब जिन ममालिक में ये नहीं हो रहा वहाँ क्या फ़र्क है, और जिन ममालिक से ये, स्पेशली मैं इंडो पाक और बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, वहाँ ये क्यों ज़्यादा वो एक्सट्रीमिस्ट हो रहे हैं ना? इस पे सोचने वाली बात है कि अब क्योंकि मजे ये सारे ममालिक जिनका आपने नाम लिया, इंसानों की लैंग्वेज भी वो नहीं है कुरान की, ये तर्जुमा करके, ट्रांसलेट करके, इंटरप्रेशन को ये पढ़ते हैं, मगर ये लगता है ऐसा है कि ये अरबियों से ज्यादा समझना चले। जी हाँ, जी हाँ, जबकि उनका वो जो इस्लाम है ओरिजिनली वहां से हुआ है, अगर आप देखें वहां से, वहां पर ये प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ का बंदा वहां जाएगा, वहां ये हरकत नहीं करेगा, ठीक है ना? लेकिन पता नहीं, चूंकि जब ये मगरबी ममालिक में आते हैं, यहाँ हमको आज़ादी होती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन इसको वो नाजायज फायदा उठाते हैं, सिंपल सी बात। भाई हमने तो ये शुरू से सुना है कि भाई इसलिए हमें इसके कई ब्रांचेस और कई रंग नजर आते हैं कि जब हमें बचपन से, या हम आपके कभी भी आप इनमें जाके बैठो इन लोगों में, तो कहते हैं आप नहीं समझ सकते, नहीं पढ़ सकते, एक लफ्ज के कई मायने हैं। तो जब एक लफ्ज के कई मायने होंगे, एक मतलब ही नहीं होगा, तो फिर उसके फिर जाहिर आपको कई रंग नजर आएंगे, फिर कई ब्रांचेस नजर आएंगी। पहले फिरकों से जाननी छूट रही थी, शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी कादियानी परवेजियों से जाननी छूट रही थी, अब ये मॉडरेट और नॉन मॉडरेट और ये एक्सट्रीमिस्ट और ये वाले मुसलमान भी आ गए मिलके, समझे ना? तो वो जो मॉडरेट वाले हैं वो तो मुझे समझ में नहीं आता वो कौन है, क्योंकि मैं और आप भी अपने आप को मॉडरेट नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो उनकी गिनती में, वो तो हमें बाज़ दफा मुसलमान भी नहीं मानते कि नहीं आप तो इन सब चीजों का इनकार कर रहे हैं, आप तो शायद उनकी गोद में जाके बैठ गए, या आपको पता नहीं ये चाहिए, है ना? हम तो पता नहीं कौन लोग किस गिनती में आते हैं। तो ये इनका ये जो है भाई, इनके कई मीनिंग्स हैं। मैं तो एक सवाल करता हूँ कि भाई पूरी दुनिया में सिग्नल का जो एक ग्रीन बत्ती है उसका मतलब जो है ना चलना है, और लाल बत्ती का मतलब रुकना है। तो भाई ये कौन सी तुम्हारी टीचिंग्स हैं जिसका एक मतलब ही नहीं है? वो कुछ समझ रहा है, शिया कुछ समझ रहा है, सुन्नी कुछ समझ रहा है, बरेलवी कुछ समझ रहा है, देवबंदी कुछ समझ रहा है। ये क्या मतलब, ये कौन सी टीचिंग्स है भाई? सब किसी एक चीज पर मुत्तफिक ही नहीं है। एक बोल रहा है जो है ना वो नूर है, दूसरा बोल रहा है वो बशर ही नहीं है, तीसरा बोल रहा नहीं वो बशर है। एक ही चीज को लेके, एक ही किताब को लेके, एक ही आयत को लेके कई लोग अपनी वो कर रहे होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट ठीक है, लेकिन मैं वापस से आप दोनों हजरात को उस वर्ड पे लाऊंगा, मॉडरेट और नॉन मॉडरेट, उसको डिफाइन करें, उस वर्ड को नहीं डिफाइन करें, इसकी जो एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है जो कि ये लोग सारे मुसलमान देते हैं इस तरह के वाकयात के बाद, वो बताएं कि वो क्या आप इससे समझते हैं, क्या करते हैं। देखें, आप अगर मिसाल तो मैं आपको पाकिस्तान की, पाकिस्तान में जब मुशर्रफ आया था ना, अभी मैं टॉप लेवल से बात कर रहा हूँ, जब मुशर्रफ आया था तो उसने यही कॉन्सेप्ट किया था कि मॉडरेट इस्लाम, अगर आपको याद हो, उस जमाने में छोटे मोटे मौलवी जो ये बिल्कुल उनको चुप करा दिया गया था, क्योंकि ऊपर से पावर थी, ताकत थी, तो वो मॉडरेट लेके, क्योंकि दुनिया को दिखा रहे थे कि नहीं जी हम इतने एक्सट्रीमिस्ट नहीं है और हम मॉडरेट हैं। अब नोट कीजिएगा, एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, मॉडरेट है। इसका मतलब मॉडरेट को वो बताना चाह रहे थे कि हम क्या कहेंगे इसको, कि हम अपने हाथ से अटैक नहीं करेंगे, हम कुछ लोगों को बोलेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे कि तुम जाके करो। एग्जैक्टली इसी तरह समझ लें हम, ठीक है। हाँ साहब ये जो तंजीम है उन्होंने तो यही करा है ना दुनिया भर में। हाँ, अब मौजूदा देख लें, अब मौजूदा जो क़यादत आई है, इसको आप क्या कहेंगे, ये मॉडरेट है? जो खुद जो है तकरीरों में पहले तो सियासी नहीं होनी चाहिए, लेकिन तकरीरें सारी सियासी होती हैं उनकी, ठीक है, फौजी क़यादत की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद जो है, जो आपकी हैं वो हर उसमें कोई ना कोई आप आयत पढ़ के सुनाएंगे, और वो आयत भी ऐसी होती है जिसमें जो है वो अगले को धमकी होती है। जिस तरह ये इंडिया पाकिस्तान की जंग से पहले क्या था, खुलेआम धमकी दी थी ना, हम यूं करेंगे, ये लिखा हुआ है कुरान में, ये है। इवन आपने उसका जो ऑपरेशन का नाम भी बुनियाद महसूस रखा था। ये क्या है? ये सब कोई एक्सट्रीमिस्ट सोच है। तो ये ऊपर से बेसिकली आ रही है, ये आप ये नीचे का आप कहते हैं ना बेचारे ये करते हैं, लेकिन ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ऊपर से हो रही है एज अ स्टेट। इस पे आप गौर करें। ठीक है, शायद आप कुछ कह रहे थे।
नहीं, मैं यही कह रहा था कि शुरू में मैं एक चीज मेरे ध्यान से निकल गई कि जब बात होती है कि जब भी कोई इस तरह के वाकयात आते हैं तो वो कहते हैं कि जी इस्लाम का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन मुसलमान के ताने बाने जरूर मिल जाते हैं जाके दहशतगर्द से, है ना। ये समझ में नहीं आता, इस्लाम का ताल्लुक नहीं होता लेकिन मुसलमान जरूर निकल आता है वहां से वो। तो ये बात बड़ी अजीब सी है भाई के। देखो इस्लाम है क्या, इस्लाम या कोई भी मजहब जो है वो क्या सिर्फ किताब है? किताब अगर है तो फिर ये सही कह रहे हैं कि अगर इस्लाम जो है एक किताब है या चंद किताबें हैं, बुक्स हैं, कलेक्शन ऑफ बुक्स है, अगर वो इस्लाम है तो वाकई उसका वाकई में इन फिजिकल जो भी अटैक्स होता है उससे कोई ताल्लुक नहीं, यानी कि दहशतगर्दी से या इस किस्म की जो एक्सट्रीमिज्म है उससे कोई ताल्लुक नहीं। एक्सट्रीमिज्म से ताल्लुक है, दहशतगर्दी से ताल्लुक नहीं है, क्योंकि वो तो किताबें बेजान चीज है। मगर मसला ये होता है कि किताबें नहीं होती हैं, सिर्फ इनके मानने वालों से ही। आप कहते हैं ना कि मानने वालों को मत देखो भाई, उनकी तालीमात। अबे मानने वाले उन्हीं तालीमात को तो लेके चलना है, आप उन्हीं मानने वालों को देख के तो उस मजहब का अंदाजा लगाते हैं। दुनिया में कौन ऐसा आदमी है जो इस चीज को, इस फिलॉसफी को मानेगा कि मानने वाले सारे एक तरफ जा रहे हैं एक फिलॉसफी को फॉलो करते हुए, मगर फिर भी वो फिलॉसफी को सही नहीं समझे, असल में हम खुद पढ़ के समझेंगे। ऐसा नहीं होता ना यार, लोगों को देख के ही समझा जाता है। तो अगर आपके लोग जो हैं इस तरह की हरकतें दुनिया भर में कर रहे हैं, जाके कभी कहीं फट जाते हैं, कभी किसी को मार देते हैं, तो अल्टीमेटली इसका मतलब ये है कि वो जिन तालीमात से मुतासिर है, इंस्पायर्ड है, वो नॉलेज ही प्रॉब्लमेटिक है ना यार। फिर बिल्कुल इस्लाम सही। का और दहशतगर्दी का ताल्लुक आप ये कैसे खत्म करते हैं? वो तो एक ही बात होगी। देखिए, ये जो आपने बात की ना, एग्जैक्टली। अब देखें, आप इस वक्त 21वीं सदी में हैं और 21वीं सदी में रह के आप 7वीं सदी को जो है प्रमोट कर रहे हैं, तो आप कहाँ से मॉडरेट होंगे? मुझे ये बता दें। सही बात है। एग्जैक्टली। मैं जरा इस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ। मैं क्या समझता हूँ कि मॉडरेट मुस्लिम की ये जो एक टर्मिनोलॉजी है, ये लोग इसके पीछे अपने आप को छुपाते हैं जो कि मुसलमान है। मेरे हिसाब से यार देखो, मॉडरेट मुस्लिम नॉन मॉडरेट मुस्लिम में सिर्फ इतना सा फर्क है कि जो एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम है वो अपने हाथ से कार्रवाई करता है इन यहूदियों को और इनको मारता है और वो करता है, नुकसान पहुंचाता है। जो भी काफिर लोग हैं या जो भी उसकी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट है उसको फिजिकल हार्म जो करता है वो एक्सट्रीमिस्ट है। जो फिजिकल हार्म नहीं कर रहा है मगर इस आइडियोलॉजी को के फिजिकल हार्म करना चाहिए, इस आइडियोलॉजी को सही समझता है, वो मॉडरेट है। फर्क सिर्फ हाँ इतना सा है। हाँ, सिंपल सी बात। दोनों बेसिकली जहनी तौर पे एक्सेप्ट करते हैं इस आइडियोलॉजी को, बट एक जो है वो एग्जीक्यूट करता है फिजिकली, एक उस एग्जीक्यूट करने वाले को किसी ना किसी तौर पे जस्टिफाई कर रहा होता है, अपोलोजेटिक जिनको कहता है, वो बने होता है। बिल्कुल। तो ये मॉडरेट मुस्लिम है। मॉडरेट मुस्लिम इसके अलावा कोई भी नहीं है, ठीक है ना। मेरे हिसाब से मजहब जो है ना, चाहे वो कोई सा भी मजहब कह लें, धर्म कह लें, रिलीजन कह लें, ये बेसिकली एक ऐसी पर्सनल चीज है कि आपने अपने जहन में एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है अपने गॉड का, खुदा का, अल्लाह का, जिसका भी, जिसको आप दुनिया में किसी को दिखा भी नहीं सकते, प्रूफ भी नहीं कर सकते। ठीक है, आपको किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है, या ये समझ लें कि आपके लिए तमाम प्रूफ मौजूद है, मगर वो साइंटिफिकली आप किसी को नहीं प्रूफ कर सकते। तो इसका मतलब ये एक ऐसी चीज हो गई जैसे आप दुखन देने वाला फोड़ा निकला हुआ होता है जो आपको दे रहा है तकलीफ, और आपको उसकी सारी तकलीफ और सारी अलामात महसूस हो रही है, मगर आप किसी को दिखा नहीं सकते और दिखाना चाहिए भी नहीं क्योंकि ऐसी जगह पे निकला हुआ। तो इसी तरह मजहब है भाई कि जिसकी जो फीलिंग और तकलीफ और सुकून और तस्कीन जो भी आपको उससे मिलता है वो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। आप इसको दुनिया को दिखा नहीं सकते, तो उसको पर्सनल रखें। एज लॉन्ग एज आप उसको पर्सनल रखते हैं, मेरे ख्याल है कि आप किसी भी, आपको अलाउड होना चाहिए आप कुछ भी बिलीव करें, और इनफैक्ट लोग करते हैं। हर आदमी का हर एक ही टॉपिक पे डिफरेंट व्यू पॉइंट होता है, डिफरेंट बिलीव्स होता है, वो आजादी आपको होनी चाहिए। मगर जब आप अपने उस बिलीफ को निकाल के, जो तकलीफ आपको आपका फोड़ा दे रहा है, उस तकलीफ को उठा के आप, या अगर आपको उससे दबा दबा के मजा आ रहा है, उससे सुकून मिल रहा है, तो आप उसको जनरलाइज करेंगे, नहीं मैं हर आदमी को उसी जगह पे उंगली करूंगा, उसको वहां पे तकलीफ होगी या उसको मजा आएगा क्योंकि मुझे भी ऐसा फील हो रहा है। तो भाई वो आपका फोड़ा था, उसको ऐसा नहीं फील हो रहा।
आपको ये चीज समझनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल जो ना मॉडरेट मुस्लिम नॉन मॉडरेट मुस्लिम का मेरे हिसाब से यही एक डिस्टिंक्शन है कि एक एग्जीक्यूट कर रहा है, एक एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, इसके अलावा साला कोई मॉडरेट मुस्लिम नहीं है। फिर दूसरी चीज ये होती है कि आप अगर चीजों को लिटरल देखे, कहते हैं रिलीजन जो है मेटाफोरिकली मेक सेंस बट लिटरली इट्स अ बुलशिट एंड नॉनसेंस थिंग है। यानी कि अगर आप किसी भी रिलीजन को अगर आप लिटरल ले लेंगे तो इंसेस्ट के वाकयात भरे पड़े हैं बाइबल के अंदर भी, बट आप लिटरल लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना सोसाइटी में यार, आप नहीं कर सकते। इसी तरह आपके ये जो कुरान की आयत है, अगर आप बहुत ज्यादा लिटरल ले लेते हैं चीजों को तो यही होता है फिर जो हो रहा है। मेटाफोरिकली अगर आप देखते हैं तो एवरीथिंग मेक सेंस, बिकॉज आप उन सारी चीजों को उठा के जहनी किसी इमोशन का, किसी फीलिंग का नाम दे दें। कि मिसाल के तौर पे जैसे मैंने मेरी अपनी बुक है जो मैंने लिखी है, उसमें मैंने इसकी मेटाफोरिकल जो है ना एक्सप्लेनेशन दी है, विच मेक सेंस। तो जो मेरे हिसाब से जो कुफर है, इनकार है, वो आपके अंदर की नेगेटिव फोर्सेस है जो कि आपको मजबूर करती हैं हर किस्म की अच्छाई को कवर अप करके इग्नोर करने में। अगर आप उस तरीके से चीजों को देखते हैं देन इट इज मेक सेंस कि ऐसे ख्यालात को, ऐसे थॉट प्रोसेसेस को जो कि आपके अंदर नेगेटिविटी उभार रहे हैं या आपके नेगेटिव फोर्सेस है, उसको आप जहां भी पकड़ें, जैसे जैसे आप उसको इनकाउंटर करें लाइफ में, उसको आप जो है वो रोकें। वो रोकने का नाम, कत्ल करने का नाम उनका वो आ जाता है उधर। उस तरह की मीनिंग लेंगे तो वो आप हिंदुइज्म भी सेंस करेगा, मेक सेंस करेगा, बाइबल भी मेक सेंस करेगी, कुरान भी मेक सेंस करेगा। मगर जैसे ही आप इसको लिटरल उसमें ले आएंगे तो फिर यही सब कुछ दंगा फसाद होगा दुनिया में जो हो रहा है। इट इज सिंपल एज दैट। इसका और कोई तरीका नहीं है। आप चाहे जितना वो कर लें, फिर आप उठाएंगे नहीं हिस्ट्री में एक सिचुएशन ऐसी हुई थी तो इस वजह से ये चीज ऐसे फिजिकल जरूरी थी, और भाई फिर उसका ना खत्म होने वाला एक सिलसिला शुरू हो जाएगा, और फिर आप इसी एंगल, इसी उस पर नतीजे पहुंचेंगे जिस पे इस वक्त आप हैं शायद। वही आपकी बात को लेकर, जिस तरह आपने वो एग्जांपल दी मेटाफोरिक की, तो जैसे कुरान में लिखा है फक्तुलू अनफुसकुम, कि अपने नफ्सों को कत्ल करो। तो जब वहां पर अपने आप को कत्ल करने की बात आ रही होती है तो आप अपने आप को तलवार थोड़ी मार लेते हैं, गोली थोड़ी मार लेते हैं अपने आप को। ये उस वो पर वही करते हैं। आपकी वाले एग्जांपल जो आप कह रहे हो कि मतलब अपने आप को आप अपनी इस्लाह करते हैं आप। लेकिन जब ये चीज दूसरों पे सामने आती है किसी अगले के लिए, तो आप उसको फिजिकल ले लेते हैं, तो उसको एग्जैक्टली तो मार रहे ये हैं। तो आपकी यही तमाम सारी चीजें हैं कि मतलब इंटरप्रिटेशन। टीचिंग्स जो है ना, टीचिंग्स जो टीच कर रहे हैं वो, ये एक बहुत बड़ा मसला है कि ये एक तो टीचिंग्स, फिर जो टीच करने वाले हैं उनकी समझ, उनकी अंडरस्टैंडिंग हम किन लोगों से पढ़ा रहे हैं। माशरे के उस तबके से तो हम तालीम हासिल करते हैं जिसको आप अपनी बहन बेटी का रिश्ता देना पसंद नहीं करते, है ना। बिल्कुल सबसे बिल्कुल ही ऐसे लेवल के बंदे से आप जो है तालीम ले रहे होते हैं, उसको आपने जिम्मेदारी सौंप दी है जिसका जिसका मतलब वो लेवल ही नहीं है। वो मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ मैं चंद एक की बात नहीं कर रहा, अगर कोई होंगे तो उनकी बात नहीं कर रहा, यार, मेजोरिटी ये वही है। जो मजहबी लोग हैं इनमें से बताऊं ना, दुनिया में आज जो तरक्की हुई है, इंसानियत जिस लेवल पे पहुंची हुई है, कोई इन रोल नहीं है। मजहबी, चाहे कोई भी मजहब का हो, इन सारे हम्म। मजहबी लोगों ने कितने नोबेल प्राइज लिए? किस मुल्ला को या पादरी को या पंडित को नोबेल प्राइज मिला है आज तक, ये बताऊं। तो मजहब बेसिकली उसका अगर देखा जाए तो एज सच कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं, सिवाय कोई इसके कि जो कॉन्ट्रीब्यूशन कम्युनिटीज को बना के एक आइडेंटिटी दी है, एक काइंड ऑफ एक मजहबी कल्चर डेवलप किया है जिसमें लोग सेफ्टी इन नंबर्स या एसोसिएशन जो है, सेफ्टी इन एसोसिएशन और इस तरह की चीजें जो है वो फील करते हैं। बट वो मजहब चलो उस जमाने में था, क्योंकि उस जमाने में आपके पास एक टाइम पे बहुत सारी चीजों की, साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, नॉलेज, इंसानी कलेक्टिव नॉलेज और विजडम इतनी ज्यादा नहीं थी कि उस टाइम पे हर अननोन चीज पे आपको गॉड और मजहब को इन्वोक करना पड़ता था ताकि आप एक्सप्लेन कर पाए उन चीजों को। बट अब आपको हर चीज की जो है साइंस से आंसर्स मिल रहे हैं। बहुत सारी चीजों में नहीं है, ठीक है, तो वो नॉलेज जहाँ पे आपका गैप है वहां पे आप आज भी खुदा को इन्वोक कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उससे ज्यादा कि आप अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर और फिर लोगों के ऊपर इन्फोर्स करें डिफरेंट हजारों साल पुराने लिखी हुई चीजों की इंटरप्रिटेशंस को, आई थिंक जब तक ये चीज लोग समझेंगे नहीं, इस क्लियर डिस्टिंक्शंस को जो है वो
समझेंगे नहीं कि भाई मजहब एक ऐसी प्राइवेट चीज है कि जिसमें आपको जिस फेरी टेल पे यकीन करना है आप करो, लोगों पे इन्फोर्स मत करो। जब तक आप इस चीज को नहीं समझेंगे कलेक्टिवली, मेरा नहीं ख्याल कि इस प्रॉब्लम का कोई हल है। आप जितने मॉडरेट बन जाए, ये मॉडरेट होने का ड्रामा कर लें या जो भी घुमा फिरा के कहानियां दे लें, इन द एंड आप जो है इसी चीज पर पहुंचेंगे। कहीं ना कहीं आकर आप जो है वो यार अभी मैंने मुझे किसी ने, मेरे ख्याल में आप में से किसी भाई ने मुझे वो वीडियो फॉरवर्ड करी एक मुल्ला साहब की, कि वो ये कहते हैं कि भाई अगर आप उन सोसाइटीज में जा रहे हैं तो आप ये सोच के जा रहे हैं कि वहां पे एलजीबीटी वाला भी आपको मिल जाएगा, आपको इस तरह के लोग भी मिल जाएंगे, तो आपको उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप अपने हिसाब से रहें और उनको अपने हिसाब से रहने लगे। लोग तालियां बजा रहे हैं, यार क्या बात करिए, ये बड़े मॉडरेट मुस्लिम है, सही आदमी है। मेरे हिसाब से इनसे बड़ा जो है ना वो, मैं क्या बोलूं कि कोई हो नहीं सकता। रीजन बीइंग क्या, वो कहते हैं कि आप उनको जो है ना दावत दें। किस चीज की दावत दें? उसी चीज की दावत देंगे जो आप समझ रहे हैं ना कि वो गलत कर रहा है। वो एलजीबीटी बना हुआ है, या वो शराब पी रहा है, या वो बगैर शादी के रिलेशनशिप्स में है, या वो सुअर खा रहा है, तो उसकी दावत दें आप। बेसिकली वो ये कहना है कि आप उनको मारो काटो नहीं, आप उनको समझाओ। अबे क्यों समझाओ? इसका मतलब आप समझ रहे हो गलत है और आपने अपनी जिम्मेदारी ले ली कि मैंने अब इसको समझाना। अबे क्यों भाई? तुम्हें अगर वही इतनी तकलीफ है कि तुम्हें वो, तो तुम नहीं रहो ना यहाँ पे। तुम जाओ अपने बहुत सारे 52 58 ममालिक है, मुस्लिम कंट्रीज, वहां जाओ ना यार, तुम्हें अलग पता जाएगा। वहां से तुम आते हो भाग के यहाँ पे, और यहाँ पे आके इनको तुम्हें दावत देनी है, इनको तुम्हें समझाना है कि तुम्हारे तौर तरीके गलत है। और इन इन ये इनके जितने भी गलत तौर तरीके हैं तुम्हारे परसेप्शन के हिसाब से, वो उन तौर तरीकों को फॉलो करते हुए आज दुनिया में जो है किसी मुकाम पे पहुंचे हैं, इतनी तरक्की उन्होंने की है। तौर तरीकों को जो है वो समझते हो कि ये सही है और ये इखलाकी मेयार हैं और ये जो है जिंदगी गुजारने के तरीके हैं, उनको फॉलो करके तुम आज तक जो है पत्थर के जमाने से बाहर नहीं आ पा रहे हो। तुम्हारे पास है क्या? तुम हर चीज को तुम इनकी यूज करते हो। तुम्हारे पास से टेक्नोलॉजी हटा ली जाए, तुम्हारे पास से कारें और प्लेन्स, इनके जो जहाज यूज करते हो, वो सारी चीजें तुम्हारी अगर इनसे ये दूर कर लें, तो तुमने खुद क्या करा है भाई दुनिया के अंदर? तुम तो अभी भी आज भी हगने के बाद जो है पत्थर से साफ करके फेंक रहे हो, तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं अपना। ठीक है ना? तो ये चीज इन लोग को सोचनी चाहिए कि ये जिस चीज पे इतना फख्र महसूस करते हैं, अपने मुल्कों में करो ना यार वो प्रैक्टिसेस। यहाँ आके इनको सुधारने की क्या जरूरत है? वो जैसे भी है, जितना भी तुम्हारे हिसाब से बिगड़े हुए हैं, गलत काम कर रहे हैं, उनकी वैल्यूज डिस्टर्ब है भाई, वो उसको लेकर जो है इतने सिविलाइज्ड हो चुके हैं, इतने इनका कानून सख्त है, इतना यहाँ पर जो है आज कोई पीडोफाइल हो कुछ हो तो वो पकड़ के अंदर कर देता है। तुम्हारे यहाँ तो बच्चे को जो है तुम लोग ने मदरसे में इधर उधर, क्या क्या नहीं हो रहा है इस मुल्क के अंदर? क्या तुम्हारा कानून, क्या कौन सी इखलाकियात, कौन सी तुम लोगों की ये सारी जो मजहब की तालीमात है, कहाँ चली जाती हैं वो? यहाँ पे करके तो दिखाओ आप। ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग नहीं करते हैं, तो उनको इबरत भी बना दिया जाता है। कानून इतना सख्त है यहाँ पे, ये है सिविलाइजेशन। ये थोड़ी है कि तुम गाय खा रहे हो तो वो सही है, उसने सुअर खा लिया तो जो है वो हराम हो गया, क्योंकि किताब ने हजारों साल पहले कहा है। और भाई हर मजहब के अंदर एक जानवर जो है वो मुकद्दस है। आपके यहाँ सुअर मुकद्दस है इसलिए कि वर्ड हराम यूज हुआ है, मस्जिदुल हराम के साथ भी हराम वर्ड यूज हुआ है। हराम का मतलब होता है मुकद्दस, सेक्रेड। आप जब सुअर के साथ हराम आता है तो आपके जहन में कुछ और घंटियां बजने लगती हैं, और जब मस्जिदुल हराम के साथ हराम आता है तो आप उसको किसी और उसमें लेते हैं। इट इज सेक्रेड। इसी तरह हिंदुओं के लिए गाय सेक्रेड है, ठीक है ना? ऐसे ही जो है आप भाई सेक्रेड है इसीलिए तो बोला गया है इसको नहीं खाना है, इसको छोड़ के साला सब खा जाओ तुम। भूख लगे तो तुम घोड़ा भी खा जाओ, शेर भी खा जाओ, इसको नहीं खाना बस। क्यों? बचाया गया है ना उसको, बिकॉज इट इज सेक्रेड, हराम है, मुकद्दस है। समझा? तो हर मजहब के अंदर एक वो है। क्रिश्चियनिटी में मैंने सुना था, कहीं पढ़ा था कि शायद घोड़ा जो है वो मुकद्दस है। ये लोग हॉर्स मीट नॉर्मली अवॉइड करते हैं खाना, क्रिश्चियन जो अल्टर क्रिश्चियन होता है।
तो हर मजहब में भाई एक, तो इसलिए ये सारी बातें जो ना इंसान को सोचना चाहिए कि यार इंसानियत से बड़ी कोई चीज नहीं है, ह्यूमैनिटी रिगार्डलेस ऑफ उसकी रंग, नस्ल, जबान, उसका बिलीफ, इन सब चीजों से उठ के इंसान को एज ए इंसान देखें तो मेरे ख्याल में सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे। मगर जाहिर है वो क्योंकि ये जो इंटरप्रिटेशन है जिसकी वजह से ये सब कुछ होता है, जिसको ये लिटरली लेते हैं, ये क्यों बहुत जो दूसरे मुसलमान ममालिक है, 58 मुसलमान ममालिक है ना, इसमें और क्यों नहीं होता? ये पाकिस्तानी अफगानी ही क्यों निकलते हैं ज्यादातर? मतलब मेजोरिटी की बात करें, इक्का दुक्का जैसा अभी आज का जैसा बोला किसी ने कि वो शायद वो इंडियन ओरिजिन से है, एक इंसिडेंट हो गया, मगर मेजोरिटी इंसिडेंट अगर आप देखें तो वो पाकिस्तानी मुसलमान होगा या अफगानी मुसलमान होगा। ऐसा क्या इन लोगों को समझ में आ रहा है, जबकि इनकी ओरिजिनल जबान भी अरेबिक नहीं है, कि जो दुनिया में किसी और जो जिनकी ओरिजिनल जबान है उनको भी नहीं समझ में आ रहा? ऐसा क्या रीजन है, क्या आप लोग समझते हो उसमें? उसके पीछे आपका मदरसा मदरसा कल्चर है ना भाई। जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी भी पाकिस्तान में कितने बच्चे जो है वो स्कूल नहीं जा रहे। जो स्कूल नहीं जा रहे तो कहाँ जा रहे हैं? वो मदरसे जा रहे हैं, जहाँ पर ये तालीम दी जा रही है। तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं जो है ना, वो फिर वो चीजें निकलती हैं जो आपने पढ़ा हुआ है, जो आपने दिमागों में बिठाया हुआ है, और वो फिर निकलेगा एज अ रिएक्शन। हाँ, मेरे हिसाब से जो है वो स्टेट पॉलिसी है आपकी, क्योंकि आपको कंटिन्यू जो है फ्रॉम लास्ट 35-40 इयर्स आपको जिहादी चाहिए, जिनको आप इस्तेमाल कर सकें, कभी अफगानिस्तान में तो कभी कश्मीर में तो कभी कहीं। तो उसके लिए आपने पूरी स्टेट पॉलिसी एक ऐसी बना ली कि इन मदरसों को आपने कहा कि एक पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन जो है उसको प्रीच करें, ताकि जहन साजी की जाए इस कौम की। और इस कौम की जहन साजी इतनी अब हद तक हो चुकी है कि वही जो हमने मॉडरेट नॉन मॉडरेट वाली बात करी, कि अब सिर्फ दो किस्म की वाज़ेह कैटेगरी आपको नजर आती हैं। एक वो हैं जो कि एग्जीक्यूट करते हैं इस चीज को लिटरली, और एक वो हैं जो उनसे इतना उनके अंदर तप्पड़ नहीं होता कि वो एग्जीक्यूट करें, तो वो जो है उनको साइलेंटली सपोर्ट कर रहे होते हैं, उसको गलत नहीं समझते। गलत नहीं समझते। तो उनका नजरिया ये होता है कि यार मारो नहीं, दावत दे दो, दावत दे सकते हैं। अबे क्यों दावत देनी है भाई? तुमने फॉलो करके क्या उखाड़ लिया दुनिया में जो तुमने दूसरों को भी दावत देनी है? ठीक है ना? तो ये जहन साजी की गई है स्टेट पॉलिसी की वजह से, जिसकी वजह से इधर के मुसलमान जो हैं इस खित्ते के, पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के, वही आपको ये काम करते हुए दुनिया भर में नजर आते हैं ज्यादा। तो मेरा ख्याल है कि इस टॉपिक को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि इसका कोई और सोल्यूशन है नहीं। इधर की गवर्नमेंट्स को क्या करना चाहिए कि ये मामला जो हैं ये सॉल्व हों, क्योंकि फिर वही वाली बात है कि मैं ऐसा नहीं, कोई पॉलिसी करनी चाहिए कि तमाम मुसलमानों को बाहर निकाल दें। नहीं नहीं नहीं, सबको वो यूएस भी में तो ठीक है, सख्ती हो, जैसे ये भी अफगानिस्तान। बात है कि मॉडरेट और नॉन मॉडरेट जो है ये सारी ऐसी कोई चीज नहीं है, दिमाग सबका इसी तरह का है, ठीक है ना? तो इस सूरत हाल को समझते हुए आपको क्या लगता है कि क्या पॉलिसी इनको अपनानी चाहिए? देखो, वो तो इन्होंने अब शुरू कर दी है। एक तो आपका जो है ना, वो हर चीज स्क्रीनिंग हो रही है, आपका पिछले 5 साल का डेटा देखा जा रहा है, आप किस माइंड सेट की, मतलब क्या है आपका माइंड सेट, क्या है सोशल मीडिया में आपकी क्या एक्टिविटीज हैं, उस सब का वो हो रही हैं, ठीक है। मगर उसमें सब नहीं पकड़ में आएंगे ना, बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया अकाउंट्स नहीं बनाए हैं, तो उनको आप कैसे इस तरह आइडेंटिफाई करेंगे? प्लस नहीं, एक्टिविटी से पता चल जाता है लोगों आप। को एक पेड़ होता है, उसकी ब्रांचेस होती हैं, क्या ब्रांचेस काटने से वो पेड़ पेड़ तो अपनी जगह पे है, वो तो ब्रांचेस फिर निकल आएंगी। मेरे हिसाब से रूट कॉज पे कोई काम होना चाहिए ना, वो आपको नजर आता है कुछ? क्या है दो चार लोगों को काटने से क्या होगा? अब अगर आप रूट कॉज की बात करें तो फिर आपको कुछ किताबें बैन करनी पड़ेगी। किताबें बैन करने से जहां से ये तालीमात आ रही हैं, आप उनको बैन करें फिर।
आई थिंक वो आपको करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मजहबी आज़ादी और फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है, इसको थोड़ा सा रिव्यू करना पड़ेगा और एक कुछ ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि अब प्रॉब्लम इनका ये हो जाता है ना यहाँ पे आके कि ये सबके लिए इक्वल करते हैं। ये किसी एक खास कम्युनिटी और रिलीजन के लिए कोई पॉलिसी नहीं बना सकते। अगर ये रिलीजन को लेकर या बिलीफ सिस्टम को लेकर कोई पॉलिसी बनाएंगे तो वो फिर इनको अपने लोगों पे भी इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी और वो हो जाता है प्रॉब्लम। मेरे हिसाब से तो सोल्यूशन सीधा सीधा ये है कि तमाम मस्जिदें जो हैं वेस्ट से उनको मुकम्मल बंद कर दिया जाए। बिल्कुल किसी किस्म की प्रीचिंग की इनको परमिशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और तीसरी चीज ये है कि इन लोगों को ये एहसास दिलाया जाए कि तुम्हें इस मुल्क के अंदर इतनी आज़ादी ज़रूर है कि तुम्हें जो बिलीव करना है वो करो अपने घर की हद तक। घर से बाहर अगर तुम अपना बिलीव दूसरों के ऊपर इन्फोर्स करोगे तो उसकी परमिशन नहीं दी जाएगी और उसके लिए फिर जो भी तरीक़ाकार हो उसको आप जो है अपनाएं और इस चीज़ को इन्फोर्स करें। ये बिल्कुल वैसे ही है यार, आप सेक्सुअल एक्टिविटीज करते हैं, वेस्ट के अंदर तो बहुत ओपन है ना बहुत सारी चीजें, बट पब्लिकली आप अलाउ नहीं करते कि आप ये इंडिसेंसी इस किस्म की या इस किस्म के सेक्सुअल एक्ट जो है वो पब्लिक प्लेसेस पे करें, एक्सक्लूडिंग या विद द एक्सेप्शन ऑफ कि वो कुछ बीचेस पे इधर उधर वो अलाउ करते हैं। मगर क्योंकि वहां पे जो भी जा रहा है वो ये सोच के ही जा रहा है कि ये इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ये एक्टिविटी हो रही है, तो दे आर फाइन, बट नॉर्मल जगहों पे वो परमिशन नहीं देते, ठीक है ना। इसी तरह मजहब का भी इनको करना चाहिए और स्पेशली इस एक दो पर्टिकुलर मजाहिब जो हैं जो कि प्रॉब्लमेटिक बने हुए हैं इस वक्त दुनिया में, उनको लेके इस तरह की पॉलिसीज अपनानी चाहिए कि आपको किसी किस्म की पब्लिक जो है उधर जाकर इस तरह की प्रीचिंग करने आपका अलाउ नहीं होना चाहिए। इट्स सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल में यूएस में तो है ये कि आप प्रीचिंग नहीं कर सकते। अगर आपके पास कोई आता है ना, देखें अगर आपके पास कोई चर्च के अंदर जाता है, मस्जिद के अंदर जाता है तो आप प्रीच कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि वो आके बाहर आपके घर पे प्रीच करे, ऐसा तो मेरे ख्याल में यूएस में तो नहीं है। हाँ, लेकिन अब वो जो अपनी बात उन मसाजिद चीजें अंदर आ रही है। जी, यूके में ऐसा होता है कि वो नॉक करके घर में आते हैं ये जेहोवा विटनेस और ये वो इस तरह के लोग, यूएस में ऐसा क्रिश्चियनिटी प्रीच कर रहे होते हैं। मुसलमानों का मैंने जो देखा है यहाँ पे, आई डोंट नो कि ये इनकी जो ये जमाती टोलियां तबलीगी टोलियां इधर उधर जाती हैं ये क्या घरों पे नॉक करती हैं नहीं करती हैं इतना नहीं मुझे पता है मैंने, लेकिन यहाँ ये देखा है कि मस्जिदों में टोलियां जरूर जाती हैं और जब ये जाती हैं तो एक बाकायदा ऐलानात होते हैं कि टोली आई हुई है और लोग धड़ाधड़ वहां पे जो है जाते हैं। प्लस ये जो मुल्ला इन्होंने बिठाए हुए हैं इस तरह की तमाम यहाँ के मसाजिद और मदारिस में, आई थिंक वो सिलसिला बंद होना चाहिए क्योंकि इन्होंने एक स्पेशल कैटेगरी निकाली हुई है सब जगह, यूएस में भी है, कनाडा में भी है, इधर भी है कि वो रिलीजियस स्कॉलर्स करके जो है एक वीजा होता है जिसके ऊपर ये लोग आते हैं और बड़ी आसानी से आते हैं। और आप सोचिए कि वहाँ का जाहिल मुल्ला जो कि उस सिस्टम के अंदर स्टेट पॉलिसी का जो है वो शिकार हुआ है, उसके हिसाब से उसकी जहनी नशोनुमा हुई हुई है, उस जाहिल आदमी को लाके यहाँ पे बिठा दिया जाता है। और इन्होंने यहाँ पे दूसरी तीसरी, अब तो यहाँ यूके के अंदर तो तीसरी नस्ल है, तीसरी चौथी नस्ल है, सेकंड थर्ड जनरेशन माइग्रेंट्स हैं। इन लोगों ने अपनी तमाम जनरेशन को जो है उन मुल्लाओं के हवाले कर दिया है और उन्होंने इनको इतना खतरनाक कर दिया है कि आज भी इवन दो कि स्टेट पॉलिसी है पाकिस्तान वगैरह जैसे कंट्रीज की के लोगों को जो है शदीद मजहबी बनाया जाए, मगर वहां के लोगों से ज्यादा यहाँ के लोग मजहबी हैं आज भी। इस वजह से कि वो शदीद किस्म का जो खतरनाक किस्म का मुल्ला लाके ये यहाँ पे मस्जिदों में मदारिस में बिठा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इन सब चीजों पर पाबंदी लगानी चाहिए। अब बहुत हो गया, हम लोगों को बहुत ज्यादा जो ना ढके छुपे अल्फाज में हमने बहुत बात कर ली।
आई थिंक अब खुल के आना चाहिए इन सब सही बात चीजों का। कोई सोल्यूशन है नहीं, आप चाहे कुछ भी करना है इसमें, इसका कोई सोल्यूशन नहीं। अब ये नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग जो है ये बॉलीवुड की एक नई मूवी आई है धुरंधर, उसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं, बिकॉज हम तीनों कराची के हैं, वहाँ पे पले बड़े हैं, बहुत सारी चीजें हमने खुद देखी हैं, तो इसमें बात करते हैं। सोशल मीडिया में पाकिस्तानियों में बड़ी मिर्चें लगी हुई हैं कि आप ये दोनों तो ने देखी है मूवी? आप दोनों ने वो देखी चीज है? हाँ मैंने देखी है, बिल्कुल देखी है मैंने। और मैं देखने के लिए गया था सिनेप्लेक्स पे यहाँ पर कनाडा में। हाँ तो अगर मूवी की बात की जाए तो मूवी तो नो डाउट बहुत शानदार मूवी बनाई है उन्होंने। क्या एक्टिंग करी है, स्पेशली अक्षय खन्ना का जो किरदार है, जो उसने एक्टिंग करी है और जो बहुत सूट कर रहा है उसके ऊपर। फिर हाँ रहमान डकैत जो बना है। और दूसरा संजू बाबा, संजय दत्त, चौधरी असलम जो बनाया है ना, बहुत शानदार बहुत शानदार। वो तो गलत बहुत हो सारे रहा के सारे मतलब मजा आया देख के ना। अब मैं वहाँ सिनेमा में बैठा हुआ था तो फिर गालम गलौज भी उन्होंने खुल्लम खुल्ला आपको बताया, उन्होंने जैसे गालियां बकी वहां पर। बस ये था कि थोड़ा सा फिल्माने में उनको ये हो गया कि वो जैसे उन्होंने अपना जो इंडियन जो एजेंट बनाया है वो, मेरे हिसाब से उन्होंने ठीक है, उसको वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इतना प्रेस कर रहे हैं उसको। लेकिन हमारे हिसाब से अब उन्होंने उसको बलोच गेटअप जो करा है उसका, आदि आस्तीन की सलवार कमीज पहना दी है उसको उठा के उन्होंने। आदि आस्तीन की सलवार कमीज कौन पहनता है? फिर वो जनाब और हुजूर करके कौन लियारी में बात करता है? हम है। तो वो भी जनाब जो है वो सुरमा सुरमा दरख्वास्तें जब लिखते थे, उर्दू में दरख्वास्तें लिखते थे, तब जनाब वनाब का ये लफ्ज यूज करते थे। कराची में कौन यूज करता है? पाकिस्तान में नहीं करता पूरे लफ्ज, कराची में तो वैसे ही उर्दू बोलने वालों को ज्यादा वो है। फिर लियारी जैसा इलाका जहाँ पर मकरानियों की तादाद ज्यादा है, उनका हाँ, लैंग्वेज का अंदाज ही अलग है। अड़े अड़े हो लेकिन गया। हाँ, फिल्म बहुत अच्छी दिखाई है। मैं समझता हूँ फिल्म को ना पाकिस्तान में बैन नहीं होनी चाहिए। वो मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि जिस तरीके से उन्होंने जो मैं अपनी बात करूंगा कि उसमें उन्होंने दिखाया ये है कि जिस तरीके से इंडिया जो है वो उसका बलूचिस्तान में इन्फ्लुएंस है, और वो जिस तरीके से वो वहां पर कर रहा है अपना जाके उनके साथ अंदर घुस के जो अपने उन लोगों को बागी कर रहा है, उनको सपोर्ट कर रहा है, पुष्टपनाही कर रहा है। तो हमारे बलोच भाइयों को भी थोड़ा समझ आना चाहिए कि इसमें फिल्म में दिखाया गया है। एक तरफ पूरा कराची जानता है कि चौधरी असलम ने उसको इनकाउंटर में मारा था, वहां पर उन्होंने दिखाया कि इंडियन एजेंट ने मारा है। तो चौधरी असलम का तो उन्होंने वैसे ही पत्ता साफ कर दिया वहां पर, हमें चौधरी असलम को भी गुल कर गए वो। और फिर इंडिया के लोगों को भी हमारे बलोच भाइयों को भी समझना चाहिए कि इंडिया खुद तो दिखा रहा है कि जिस आपकी पुष्पनाई भी कर रहा है और आखिर में आपके हीरो को मार भी वही रहा है ना। आपके हीरो को उसी ने मारा है ना। खैर बारह वो फिल्म है, और फिल्म बनाई है, एक फिल्म अच्छी फिल्म है। लेकिन स्टोरी अब जैसी भी है, पाकिस्तान कराची के अंदर तो इस तरह के बहुत कैरेक्टर हैं। अगर मैं कहता हूँ एमक्यूएम के ऊपर मूवी बनाएंगे तो उससे ज्यादा निकल आएंगे इस तरह की चीजें। अरशद काना तो फहीम कमांडो तो नईम फर्री तो फलाना, और पता नहीं इतने इतने निकल के आएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते इस तरह के कैरेक्टर तो। अच्छा, इसमें जो जमील है वो क्या नबील है? नबील को बोलता लग तो है वही यार, रहा तो वही था। है। बनाया तो उन्हीं को है। सही कॉमेडी बनाया तो बनाया उन्हीं को है। वो साला है भी ऐसे, नबील कबूल जो जमील बनाया तो को। उन्हीं को है। तो यार देखो, पाकिस्तानियों को इस पे मिर्चें ये लगनी है कि बहुत सारी चीजें उन्होंने फैक्चुअली सही नहीं दिखाई है। मिसाल के तौर पर जैसे एक तो तुमने खुद ही एग्जाम्पल दी कि वो गेटअप शेटअप जो है वो सही नहीं है। दूसरा जो है रहमान डकैत जो है वो जितनी बड़ी फिगर दिखाया है कि वो लियारी जो है कराची का एक छोटा सा कॉर्नर है, इतना सा इलाका है वो, जहाँ की एक या शायद दो एमएनए की सीटें, ठीक है। कराची की जो है 24-25 सीटें हैं एमएनए की, मिनिस्टर ऑफ नेशनल असेंबली जो होता है, तो एक या दो सीटें और शायद दो या तीन जो है वो होंगी एमपीए की सीट। अब वो ये कह रहे हैं कि लियारी पे जो हुकूमत करेगा वो कराची पे हुकूमत करेगा। कराची को हुकूमत करेगा। कराची पे यार एमक्यूएम के अलावा कौन हुकूमत करता था? तो और एक सीट से कोई भी हुकूमत नहीं होती, आपको पूरा कराची को जीतना पड़ता है, जो सिर्फ एमक्यूएम ही जीतती थी। तो वो एक थोड़ा सा डिस्कनेक्ट है। मगर कहने का मतलब ये है कि चाहे वो डिस्कनेक्ट वैसा हो जाए ना, उन्होंने वो जो कैरेक्टर्स हैं वो उनके नाम तो सही उठाए हैं, और वो बलोच वलोच जो है, और वो बलोच और पठानों का जो तसादुम दिखाया है वो भी किसी हद तक ठीक है, हालांकि उसमें भी बहुत सारी चीजें जो है फिक्शनलाइज है। लेकिन यार सोचने की बात यह है, पाकिस्तानियों को ये चीज समझनी चाहिए कि देयर आर मल्टीपल एस्पेक्ट। एक तो ये कि यार उन्होंने इंडियन नैरेटिव दिखाना है, ठीक है, उन्होंने पाकिस्तानी नैरेटिव नहीं दिखाना है।
तुम्हारे अंदर तब पड़े तुम खुद बना लो अपनी और दिखाओ अपना नैरेटिव जो दिखाना है। तुम ये क्यों सोच रहे हो कि जिस मुल्क को तुम दुश्मन कहते हो, जहां पे तुम हर थोड़े दिन बाद कोई ना कोई उंगली करते रहते हो, वो तुम्हारा नुक्ता नजर पेश करेंगे। ये इससे बड़ी स्टुपिडिटी कोई बात नहीं है ना यार। उन्होंने उनकी मूवी है, उनके जाहिर है इंडस्ट्री है, उन्होंने अपना नैरेटिव दिखाना है जो कि उन्होंने बखूबी दिखाया। अच्छा, एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि वो कोई हिस्ट्री की बुक नहीं लिख रहे हैं कि जिसमें उन्होंने हर चीज फैक्चुअल दिखानी है। उन्होंने कुछ कैरेक्टर्स वहां से उठाए, उसको फिक्शनलाइज किया है और अपने नैरेटिव को जो उन्होंने दिखाना था उसके अंदर उसको ढाला है और वो दिखाया। तीसरी बात ये है कि भाई आपको ये चीज याद रखनी चाहिए कि ये जो मूवी बनाई जाती है, इट्स अ कमर्शियल बिजनेस, राइट? तो उनको उन्होंने करोड़ों रुपया उस पर लगाया है, तो वो पैसा उनको वापस भी तो चाहिए। अच्छा, उनकी टारगेट ऑडियंस पाकिस्तान नहीं है, ये अपने जहन में रखें। उनकी टारगेट ऑडियंस इंडियंस ही हैं, जो कि 140 करोड़ इंडिया के अंदर है और फिर करोड़ों जो है इंडिया से बाहर है। उन्होंने उनको दिखाना है। अच्छा, तीसरी बात ये है कि ये जो हम कहते हैं ना कि वो जनाब और ये और वो, पंजाबी को भी जनाब बोलते हुए दिखाएंगे, वो एक सलीस उर्दू बोलते हुए दिखाएंगे, पठान को भी वही डिफरेंट लहजे में वही सलीस उर्दू बोलते हुए दिखाएंगे, और सिंधी को भी, उसको भी। वो इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, इसलिए कि उनके हिसाब से, जो बॉलीवुड के हिसाब से, जो मुसलमान नॉर्थ इंडिया का मुसलमान है, वो कमोबेश उर्दू बेल्ट का, वो सारा इसी तरह की लैंग्वेज बोलता है और इसी तरह का उसका गेटअप होता है। वो साफा यहाँ पे डाल लेगा, रुमाल एक टोपी लगा लेगा और काजल लगा के सुरखा में वो मुसलमान बन गया, ठीक है ना, शलवार कमीज पहन के। तो उनके जहन में यहाँ से ये लोग वहां गए तो ये वैसे ही होंगे ना। अब उनको पता नहीं है कि भाई वो वहां पर तो पहले से रह रहे थे, पठान, पंजाबी, सिंधी, उनका एक डिफरेंट कल्चर है। ये जो यहाँ से गए हैं 70 साल पहले, वो सब वैसे नहीं हो गए उनको देखा देखी। वो अपने आज भी अपने कल्चर को लेके, अपनी लैंग्वेज को लेके, अपनी सकाफत को लेके चल रहे हैं। तो वहां पे वो उस तरीके से उर्दू नहीं बोलते या उस तरीके से जो है वो नहीं करते हैं जो कैसे इंडिया में बोलते हैं। इवन कराची वाले जो खुद वहां से आए हुए हैं, उनकी उर्दू भी अब बहुत डिफरेंट हो चुकी है। वो वाली उर्दू नहीं बोलते जो इंडिया का मुसलमान उन इलाकों का बोलता है जिससे कि ये खुद आए हुए हैं। तो ये चीजें, मगर ये चीजें उन्होंने, मैं वही वाली बात है, टारगेट ऑडियंस उनकी इंडिया ही है, तो वो इंडिया में जो उनको दिखाना है। फिर आजकल का जो माहौल चल रहा है कि जिसमें पाकिस्तान बैचिंग दिखती है, ठीक है, प्लस आपके हरामीपन तो अपनी जगह पे है ना यार, आप उससे तो इनकार कर नहीं सकते ना। आप वहां पे जो आप सारे हरामीपन करते हो, या आपने पार्लियामेंट हाउस पे उनके अटैक किया, आपने 26/11 किया, आपने सब कुछ किया, तो ये तो आप कर रहे हो ना यार, तो उसको वो अपने हिसाब से दिखाएंगे ना यार। आपको इस पे क्यों तकलीफ उठ रही है? आपके लिए कोई वो करने के लिए थोड़ी बैठे हैं, सर्विस करने के लिए कि यार पैसा हम लगाएंगे, हम तुम्हारा नैरेटिव दिखाएंगे। क्यों भाई? उनकी पूरी कोशिश होगी। उन्होंने भी दिखाया कि हम बलूचिस्तान में हम भी कर रहे हैं। आप कर रहे हो, बिल्कुल कर रहे हो, मगर करो। जिस तरह कर रहे हैं वो तरीका सही नहीं है ना, पकड़ाई में आ जाएंगे वो तो। हाँ। जो फिल्म में दिखाया ना। और दूसरी बात ये देखो यार कि आप इनको तो छोड़ो, वो तो चलो आपके दुश्मन है ना, तो उनका तो एक नैरेटिव है। आपके अपने मुल्क में क्या हो रहा है? सिंधियों के अगेंस्ट, महाजिरों के अगेंस्ट, पठानों के अगेंस्ट, बलोचियों के अगेंस्ट कौन नैरेटिव सेट करता है और कैसा कैसा खतरनाक नैरेटिव सेट करता है? आपका पूरा मीडिया, आपके तमाम दानिश्वर, आपके तमाम अखबारात उस स्टेट का जो मीडिया, जो नैरेटिव होता है उसको लेके चल रहे होते हैं, रिगार्डलेस के जो है हकीकत क्या है। मुझे पता है ना बहुत सारी चीजों की हकीकत क्या है यार, मगर जो 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 नेशनल लेवल पे जो एक नैरेटिव, ऑफिशियल नैरेटिव चल रहा होता है, वो तो उसके अगेंस्ट होता है। पब्लिक उसको बिलीव करती है, इस नैरेटिव को लेके चलता है। आज की डेट में ये जो आपके आसिम मुनीर फील्ड मार्शल साहब का एक जो नैरेटिव है, तमाम लोग उसी नैरेटिव को फॉलो कर रहे हैं। पीटीआई वालों को तुन के रखा हुआ है उन्होंने, है ना। वो उनका नैरेटिव तो आता ही नहीं है। वो उन इस अभी जो ऑफिशियल नैरेटिव है ये कि वो गद्दार है, और हमेशा ये लोग गद्दार होते हैं। कभी सिंधी गद्दार हो जाता है, कभी महाजिर गद्दार हो जाता है, कभी पठान गद्दार हो जाता है, बलोची तो है ही गद्दार पिछले 30-35 साल से, ठीक है ना। अब आजकल ये पंजाबियों के अंदर ये इमरान खान की वजह से पंजाबी एलिमेंट भी कुछ गद्दार हो गया, पहली दफा पाकिस्तान की 75 साल आजादी की। तो नैरेटिव तो भाई उसी का होता है जिसके पास पावर होती है, जिसके पास सारे रिसोर्सेज होती हैं, उसका नैरेटिव होता है। आपकी स्टेट का नैरेटिव इस वक्त चल रहा है।
इसी तरह बॉलीवुड का उनकी पैसा है, उनकी रिसोर्स है, उनकी मूवी है भाई, उसमें उनका ही नैरेटिव चलेगा ना, तुम्हारा नैरेटिव थोड़ी चलेगा यार। हाँ, सही कह रहे हैं। उसमें खैर मूवी में काफ़ी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो ठीक नहीं थी, यानी कि जो जिस तरह से प्रमोट किया जा रहा था कि इस तरह हो, ऐसा नहीं था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इंडिया का ही ले लें ना, मैं आपको कह सकता हूँ इंडिया का पीपल्स समन कमेटी हो या ज़ैर बलोच हो, इनका कोई ताल्लुक नहीं था इंडिया से। क्योंकि मैं तो खुद वहाँ मैंने पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की है। कराची सिटी अलायंस हमने बनाई थी। अच्छा, ये कराची सिटी अलायंस बनाने का भी एक मकसद था। मकसद क्या है, यूँ समझे रद्द-ए-अमल था। क्योंकि हर अमल का एक रद्द-ए-अमल होता है ना यार। हम सही गलत में नहीं जाते हैं, ठीक है? एक राइट। अमल होता है, उसका एक रद्द-ए-अमल होता है। तो जिस तरह एमक्यूएम का आपको आप जानते हैं एमक्यूएम का किस तरह कराची में जो होल्ड हुआ करता था, किस तरह वो मज़ालिम किया करते थे, सबके साथ करते थे। ये अपने अपने लोगों के साथ भी करते थे। हम्म। उसकी रिएक्शन में फिर बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, हमने ये डिसाइड किया कि हम एक अपना अलायंस बनाएंगे, जो कि कराची सिटी अलायंस बनाया गया, जिसका मैं मीडिया कोऑर्डिनेटर रहा। और उसमें सरदार उज़ैर जान बलोच, इसी तरह जो है बाकी जितने तंजीमों के जो हेड थे, उनकी सरबराही कमेटी बनी थी। तो इस तरीके का हम लेके चले। लेकिन उसके बाद भी हम पर अटैक हुए वहाँ पर लयारी में। इवन जो हम प्रेस क्लब की जब जा रहे थे, वहाँ अटैक हुए, 14-15 लोग हमारे मारे गए। एक खातून पीआई की ऑफिसर थी, वो भी बेचारी आई थी उस रैली में, वो उनकी डेथ हो गई। तो खैर एनीवे बड़ा लंबा चक्कर है, लेकिन ये जो इंडियन एलिमेंट को कर रहे हैं ना, वो तो खैर आप सही कह रहे हो कि वो अपना अपना एक नैरेटिव पेश कर रहे हैं। नैरेटिव दिखा रहे हैं, वो अब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह उन्होंने बाकी ऑल ओवर देखा जाए फिल्म अच्छी थी, और शायद वाली बात मैं इसको एग्री करूंगा, बैन नहीं करना चाहिए था, पाकिस्तान में दिखाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे भी मैं यूएस में जितने मैं जिनको जानता हूँ पाकिस्तानी को, सबने ही जाके देखी है। सबने आप किस देखी, 3 दफा देखी है भाई, मैंने भी 3 दफा देखी है। अच्छा 3 दफा देखी है। हाँ, एक दफा क्रिकेट टीम देख के तो साथ देखा था, एक दफा मॉल नेटफ्लिक्स पे आएगी तो देख लेंगे दोबारा उसको। जी हाँ, एक दफा लेकिन भाई। अच्छी मूवी थी, अच्छा एंजॉयमेंट था। ये जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है इंतहाई अफसोसनाक वाकया, और इस तरह के वाकयात की रोकथाम मेरे ख्याल में उस वक्त तक मुमकिन नहीं है कि जब तक वाज़े तौर पे इस पे पॉलिसीज ना बनाई जाएं, और इस तरह के जितने भी वजूहात हैं उनको जब तक आप जड़ से नहीं ख़त्म करेंगे सोसाइटी के अंदर, और आप सोचेंगे कि कॉस्मेटिक चेंजेस करके 2-4 लोगों को पकड़ पकड़ के आप कुछ इस तरह रोक लें, वो नहीं रोक सकते। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि ये आपकी हमारी और हम जो भी हमारे देखने वाले हैं, जो रहते हैं स्पेशली वेस्ट में, उनकी एक जिम्मेदारी बनती है। अगर आप अपने आसपास किसी जानने वाले को इस तरह की एक्टिविटीज में, इस तरह की जहनियत रखने वाले को अगर आप देखते हैं, पहले तो समझाएं उसको किस तरह जो है ना, ये सोच गलत है। किसी पर हमला करना, किसी के लिए, अब देखें 10 साल की बेटी लड़की थी बेचारी, उसमें वो यानी 10 साल से लेके 87 ईयर्स तक के लोग मारे गए उसमें एज के। तो 10 साल की बच्ची का क्या कसूर, उसको क्यों पता कि मैं कौन से मजहब की हूँ या क्या हूँ, किस पादाश में मुझे मारा गया है। बहुत अफसोस होता है। तो हमें हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने आसपास अपनी कम्युनिटी में इन चीज में चेक रखें कि कौन क्या सोच रहा है, क्या बात कर रहा है, ताकि उसको ये पहली बात तो समझाया जाए। जो इतना नहीं है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम रिपोर्ट करें इस पे। आई थिंक बहुत अच्छी बात है, हाँ, बिल्कुल ये रिपोर्ट करनी रिपोर्ट चाहिए कि करें यार और ये या दूसरे फलाना इस तरह की सोच रखता है, इस पे जरा नजर रखें। कल हाँ को इससे पहले कि कोई एक्शन हो जाए, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, जो भी हाँ यहाँ है। बिल्कुल। तो और दूसरी बात ये है कि इसके साथ साथ हमारे जैसे लोगों को कि जो कि मजहब को उसकी सही जगह पर देखते हैं कि भाई एक पर्सनल चीज है, इसको पर्सनल लेवल पर ही रहना चाहिए, उससे आगे नहीं आना चाहिए, उन लोगों को मजीद आगे आके बात करनी चाहिए हमारी तरह, जैसा अब हम कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप ये छोड़ देंगे तो वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, और वैक्यूम के अंदर फिर इसी तरह का गंध जो है वो जाके जगह लेगा, और फिर उसका यही नतीजा निकलेगा जो निकल रहा है। ये सो आई थिंक हम लोगों को, हम जैसे लोगों को आगे आके अब बात करनी चाहिए, और अगर ये जहन साजी हो चुकी है इस कौम की वेस्ट के अंदर सेकंड थर्ड जनरेशन की, तो हमें अपना हिस्सा डालना चाहिए कम से कम, कि अब हम इसको अनडू करने की कोशिश करें जिस हद तक भी हम कर सकते हैं, जो भी हमारी हैसियत है और जितनी भी हमारी रीच है। तो ये एक है, प्लस ज़ाहिर है उनको वो सारी रिसोर्सेज को रोकना होगा कि जहाँ से ये सब कुछ फीड हो रहा है और कंटिन्यू फीड हो रहा है, और इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट सोच वाले लोग
जो कि ओपनली आइडेंटिफाइड है, ओपनली सोशल मीडिया पे उनकी आए दिन वीडियोस आती रहती हैं जिसमें वो इस तरह की नफरत का प्रचार करते हैं। उनको तो पहली फुर्सत में पकड़ के आप इधर से निकालें ना। तो बिल्कुल। मेरा सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। थैंक यू जैन भाई। थैंक यू जी।